Hello students, my name is Saruk Hussain. Hello everyone, welcome to chemistry video solutions of ANTS PT7. Let's get started. सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 46 से। तो जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपके पास, इसमें आपसे पूछा गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी एज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड होता है, आपको याद होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि इस साल भी आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एग्जाम्पल है किसका, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमीन एज प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन। यानी अगर रिडक्शन करा रहे हो तो आपके पास रिडक्शन है CH3, C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर आप किस रिडक्शन कराओगे तो इसके रिडक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या मिलता है, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3, CH2, NH2। तो ये तो इससे प्राइमरी अमाइन मिल गया। उसके बाद आपके पास है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है। तो अगर आप साइनाइड का रिडक्शन कराते हो तो साइनाइड रिडक्शन से भी क्या होगा आपके पास, CH3, CH2, NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर आप नाइट्रो का रिडक्शन कराते हो तो CH3, CH2, NO2। अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो इसके रिडक्शन से भी आपका CH3, CH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, राइट। और अगर आप CH3NC का रिडक्शन कराते हो तो इससे आपके पास जो है वो एक 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा CH3, NH और CH3। तो ये आपका हो जाएगा, तो 1 डिग्री किससे मिला, इससे, इससे, इससे। तो ये तीनों 1 डिग्री है। तो ऑप्शन ढूंढेंगे हम लोग, ABC किस में दिया हुआ है अपने पास ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So coming to question number 48, इसमें पूछा है which of the following oxide is amphoteric। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। और ऑक्साइड्स का नेचर हमें याद रखना होता है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होती है एसिडिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी में वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है एक एसिडिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी में वी हैव SnO2, टिन डाइऑक्साइड, SnO2, और ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। ये एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। तो सी विल बी आवर आंसर। एंड ऑप्शन डी में वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, वो है एक बेसिक ऑक्साइड। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो ऑप्शन में हमें गिवन है कार्बन फैमिली के टेट्राक्लोराइड्स। तो हमें याद रखना है कि कार्बन फैमिली के टेट्राक्लोराइड्स में CCl4 इकलौता टेट्राक्लोराइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, वो पानी से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कार्बन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये वाटर में ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CCl4। बाकी सभी टेट्राक्लोराइड्स कार्बन फैमिली के हाइड्रोलाइज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल SiCl4 पानी से रिएक्शन कर लेगा, इट विल गेट हाइड्रोलाइज टू गिव H4SiO4 जो कि है सिलिसिक एसिड प्लस HCl। तो बाकी सभी टेट्राक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज करेंगे, सिर्फ CCl4 नहीं करेगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको इस तरीके से एक कंपाउंड दिया है, आपको है NH2, फिर यहाँ है CH3, फिर यहाँ है CH3। तो अगर आप यहाँ से क्या कराते हैं, इसमें डालते हैं NaNO2 और प्लस HCl और टेम्परेचर आप रखते हैं लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता ही है यहाँ से क्या होगा, डायजोनियम का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ जो है ये CH3 और CH3 एज इट इज जैसा है वैसा ही रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपने पास है H3PO2 आपने डाला, तो ये क्या कराएगा, ये डायजोनियम से बेंजीन बनाने का काम आता है, यानी ये इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और यहाँ क्या है CH3 और CH3। अब पूछा है इसका अगर हम लोग क्या कराएं, ओजोनोलाइसिस कराएं। कैसा ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। तो अगर आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराओगे, क्यों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, O3 दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2, तो O3 ZnH2 के प्रेजेंस में रहता है, तो क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। तो अगर आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, आपको 2 केसेस ध्यान में रखने होंगे कि एक ये वाला केस बन सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने बेंजीन रिंग की तरह ट्रीट किया है। तो 2 केसेस आप बना सकते हो, एक बेंजीन इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, या फिर एक आप इस तरह से बना सकते हो कि डबल बॉन्ड जो है वो अलग तरीके से है, क्योंकि आप जानते हो बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास। तो आप यहाँ से ये और ये कंसिडर कर लोगे। अब अगर आप इसमें कराओगे ओजोनोलाइसिस तो यहाँ से तोड़ेंगे,
यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे, राइट। और इसमें अगर आप कराओगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इधर ऑक्सीजन, इधर एक क्या है H, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा फिर आपके पास कार्बन C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CHO। एक तो ये भी मिल गया आपके पास। यहाँ देखोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ क्या है H, यहाँ भी क्या आपके पास H, यानी CHO CHO। तो आप क्या बोलोगे, CHO CHO भी मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा O O, बाकी सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे कि इस तरह से ट्रिक होता है, ऑक्सीजन लगा दिया आपने, तो यहाँ से देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी CH3CO 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 CH3CO, यानी चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। चारों के चारों मतलब ये 3 और ऑल ऑप्शन है, इसलिए मैंने चारों बोल दिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आपको दोनों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ये और ये दोनों कंडीशंस को लेना पड़ेंगे, क्योंकि उस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे तो आपको दिया है एनिलीन और इसमें डाला गया है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर आप इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो क्या होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ से अटैक करेगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से डोनेट करेगा तो इस पर क्या आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा। तो जो बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, यहाँ से NH C डबल बॉन्ड O और CH3। यही आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या डाला गया, Br2 CH3COH। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। और चूंकि ऑर्थो पे आपके पास रिपल्शन ज़्यादा है तो ये कहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, पैरा पे, है ना, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O और CH3 और इस पर क्या आ गया Br। तो ये हो गया आपका सेकेंड। तो आपसे यही दोनों पूछा था, क्योंकि इसमें आगे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आपके पास ये वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा। एसिडिक मीडियम लोगे तो और बेसिक लोगे तो फिर वो सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, जो बेस आप कंसिडर कर रहे हो, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 1 और ये 2। तो आप देखो NH C डबल बॉन्ड O CH3 किसमें है, इन दोनों में। देन आपके पास ऑप्शन में है कि पैरा पे Br होना चाहिए, तो यहाँ मेटा पे दिया था, ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। इट सेज XeF2 reacts with SbF5 to form। तो XeF2 हमें याद रखना है, ये बिहेव करता है एज F- डोनर। तो ये एक F- डोनर है और ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे विद SbF5, और SbF5 है एक F- एक्सेप्टर। तो XeF2 अपना F- लूज करेगा, तो ये बन जाएगा XeF+, और ये F- एक्सेप्ट करेगा, इट बिकम्स SbF6-। तो ये बन जाएगा, और ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में, XeF+ SbF6-। आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। इट सेज H2S gas changes the color of filter paper dipped in lead acetate solution 2। तो H2S गैस जब lead आयन के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाएगा एक ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड PbS। तो ये होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, और इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। इट सेज कलर शोन बाय कॉपर 2 मेटाबोरेट CuBO2 होल ट्वाइस इज। तो ये क्वेश्चन है बोरेक्स बीट टेस्ट का, और बोरेक्स बीट टेस्ट में कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बनाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज कॉपर 2 मेटाबोरेट, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर का कलर आता है ब्लू बीड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमें याद रखना होता है, आंसर विल बी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 55। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपके पास दिया हुआ है इस तरीके से NH2 और यहाँ दिया है CH3 एंड देन इस पर दिया है NaNO2 प्लस HCl। ये फर्स्ट रिएजेंट दिया है, तो इससे तो इतना पता है कि डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन दिया है CuCN, तो CuCN दिया है तो क्या होगा बताओ, यहाँ से डायजोनियम हट जाएगा और क्या बन जाएगा, CN जुड़ जाएगा। तो इसको अगर आप 2 स्टेप में समझोगे तो अगर पहले बनेगा N2 प्लस Cl- और ये तो ऐसा ही रहेगा CH3, और फिर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CuCN ये N2 प्लस Cl- कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ से ये CN में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। अब उसके बाद बोला है इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H+H2, ठीक है, और कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, राइट। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH, और पार्शियल होता तो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ से बन जाएगा COOH और यहाँ क्या है CH3।
तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर ढूंढोगे कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर आप देखोगे तो आपको दिया है CH3CHNO2 2 डिग्री है। बेसिकली आप अगर ध्यान दोगे तो ये रिएक्शन है आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट का क्वेश्चन है ना। किसका टेस्ट है? विक्टर मेयर टेस्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री नाइट्रो लिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सिखाते हैं रिएक्शन को याद रखने के लिए ट्रिक क्या होती है अपने पास कि यहाँ पर जो CH3 है और यहाँ क्या है H और इधर क्या आपके पास NO2 है। तो ट्रिक क्या होती है? HNO2 लिखो आप। HNO2 क्या होता है? N डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो यहाँ पर क्या है H है, तो यहाँ से H और OH को निकाल दो। तो ये यहाँ से बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ा हुआ है NO2 और इधर जुड़ा हुआ है CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं सूडो नाइट्रॉल। क्या बोलते हैं? सूडो नाइट्रॉल भी बोलते हैं। हालांकि अगर 1 डिग्री है तो मैं वो भी सिखा देता हूँ। अगर 2 डिग्री होता तो ये बन गया, लेकिन अगर 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री में आप कैसे सोचते हैं कि 1 डिग्री में होता CH2 और NO2 होता। तो इसमें आप HNO2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O और OH। अब यहाँ से वाटर निकालेंगे तो यहाँ H2 है, तो इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आप यहाँ से वाटर ऐसे निकाल दो तो ये बन जाएगा CH3C। इससे कौन जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड N और इससे कौन जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड OH और इधर कौन है? NO2। तो ये 1 डिग्री से मिलता है प्रोडक्ट, है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास? नाइट्रोलिक एसिड। तो इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। यानी 1 डिग्री से मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, जिसमें आप आगे NaOH अगर डालोगे तो रेड कलर मिलता है और अगर इसमें डालोगे तो ब्लू कलर मिलता है ना। तो ये टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन फिलहाल आपका क्वेश्चन था ये, तो आपको बस ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है CH3 2 CH3 1 NO 1 NO2 2 CH3 1 NO और 1 NO2 इसी में है, बाकी में तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। Next question is 57. It says Cl2 on reaction with cold and dilute NaOH gives NaCl end. तो क्लोरीन जो है Cl2 alkaline medium में करता है disproportionate। तो जब हम लेंगे NaOH which is cold and dilute, तो हमें याद रखना है it undergoes disproportionation to give NaCl and NaOCl। तो ये 0 पे था, यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +1 में है। तो क्लोरीन का हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन और गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विद MnO4- इन वीक एल्कलाइन मीडियम इज। तो I- की जब रिएक्शन कराएंगे हम MnO4- से, जो कि है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर हमारे पास है वीक एल्कलाइन मीडियम तो हमें याद रखना है I- गेट्स ऑक्सीडाइज टू IO3-। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये -1 से पहुंच जाएगा +5 में। IO3- इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 59। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 59 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 59 में देखोगे तो दिया हुआ 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। तो इसमें पहला दिया है क्लोरोफॉर्म और फिर एल्कोहलिक KOH। तो आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे क्या? बिल्कुल। अगर आप 1 डिग्री अमाइन के साथ डालते हो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH तो 1 डिग्री अमाइन जो है ये क्या देगा? ये फॉल स्मेल देगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड है कि नहीं, जिसको हम लोग कार्बाइलामाइन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस फॉल स्मेल की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ 1 डिग्री अमाइन डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2 डिग्री जो अमाइन है वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से फॉल स्मेल नहीं आएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो ये सही बात है। दूसरा है NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl को हम लोग नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है तो 1 डिग्री अमाइन अगर होगा तो ये क्या होगा, ये आपके पास नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे। तो नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे तो पता चलेगा 1 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर 2 डिग्री अमाइन प्रेजेंट होता है तो 2 डिग्री अमाइंस प्रेजेंट होने की वजह से जब रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या मिलता है? येलो ऑयली लेयर मिलता है। और येलो ऑयली लेयर मिलने की वजह से आपको पता चल जाएगा ये कितना डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है। तो इस तरीके से इसमें भी डिटेक्शन हो जाएगा, मतलब ये भी सही बात है। नेक्स्ट दिया आपके पास PHSO2Cl, PHSO2Cl और देन NaOH डाला है, देन NaOH डाला है। तो ये कौन सा रिएजेंट है बताओ? ये जो है ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट ले रहे हो तो हिंसबर्ग रिएजेंट अगर आप ले रहे हो तो हिंसबर्ग रिएजेंट लेने से क्या होगा कि अगर 1 डिग्री आपके पास क्या है? अमाइन है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट लेने से ये क्या बनाएगा बताओ? ये यहाँ से PH S डबल बॉन्ड O NH और क्या बनाएगा? यहाँ से R बनाएगा, राइट। एंड देन इसमें अगर आप NaOH पास कराओगे तो यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 2 डिग्री में करते हो तो 2 डिग्री में क्या होगा कि 2 डिग्री अमाइन में आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से क्या बन जाएगा? आप मैकेनिज्म देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। 2 डिग्री क्या होगा? RNH और यहाँ पर क्या डाला आपने? हिंसबर्ग रिएजेंट यानी PHSO2Cl, राइट। तो अगर यहाँ से ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा
और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, PH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, चूँकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो यहाँ से H+ निकाल देगा क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा N पे क्या जुड़ा हुआ है 2R। अब बताओ क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। तो अगर ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब 1 डिग्री अमाइन जो है वो कैसा हो गया, देखो ये हो गया सॉल्युबल, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन था तो NaOH के साथ रिएक्शन देगा। लेकिन ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा, तो कैसा होगा, इनसॉल्युबल, यानी ये भी डिटेक्शन में काम आ जाएगा, है ना। एक दे रहा है और एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल है, तो दोनों को पता चल जाएगा 1 डिग्री कौन है 2 डिग्री कौन है, यानी ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 59 का आंसर जो है आपके पास करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है आपसे जल्दाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो जल्दाल पूछ रहा है कौन से केस में नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जल्दाल जो है वो नाइट्रो कंपाउंड्स में नहीं होता है, देन एजो कंपाउंड्स में नहीं होता है, और अगर रिंग में है आपके पास नाइट्रोजन तो क्या होगा, वो भी जल्दाल मेथड से टेस्ट नहीं देगा। तो आप क्या ढूंढोगे, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, NO2 है, और अगर NO2 है तो आपके पास क्या होगा, जो ही ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दाल टेस्ट नहीं देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. It says the electronic configuration of gadolinium atomic number 64 is. तो ये है एक lanthanide सीरीज का एलिमेंट, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 4f7 5d1 6s2, ठीक है। और हमें एक और चीज़ याद रखनी होती है कि lanthanide सीरीज के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एक है सीरियम, देन वी हैव गैडोलिनियम एंड देन वी हैव लुटेशियम। तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं जहाँ पे 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमें दिया है ऑप्शन ए के अंदर। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62. इट सेज व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में द कैटलिस्ट यूज्ड इज V2O5। ये हमें याद रखना है, V2O5 इज द कैटलिस्ट। आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा है कि बताइए लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन द प्रुशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। तो इसमें बहुत आसान कर दिया, क्योंकि आपको बोल दिया कि ये कौन सा ब्लू है, प्रुशियन ब्लू है। तो प्रुशियन ब्लू में क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कौन होगा, तो जिसमें आयरन का +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, फेरस और फेरिक। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये इस साल इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपको नीट 2025 में। इस साल कहने का मतलब लास्ट ईयर की बात हो जाएगी, क्योंकि ईयर चेंज हो चुका है। तो इसमें आपको याद रखना होता है कि कौन सा एग्जाम्पल में कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, और इससे हो सकता है इस साल क्वेश्चन पूछे तो इस साल लास्ट ईयर 2025 में आया था, तो इस साल आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन हु नोस क्या पूछ ले। तो इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिया है, ताकि आपको ये याद रहे कि अच्छा ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म और एलिनिन को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो हम लोग क्या कराते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी ए जो है वो पी से मैच कर जाएगा, है कि नहीं। फिर ग्लिसरॉल और स्पेंटाइल जो है ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से करते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, आप अगर हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आपके पास जो है बी जो है बी का यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। एनिलीन और वाटर में आपके पास जो होता है, एनिलीन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। तो सी का जो है वो आर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अमाइनो एसिड जो है ये क्रोमेटोग्राफी से हम लोग सेपरेट करते हैं, तो डी का क्यू हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे पी एस आर क्यू किस में दिया हुआ है, तो पी के बाद एस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है पी एस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको जितना याद रहेगा आप कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और हमें ऑप्शन में दिए हैं ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्रासिड्स या कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सबसे इजीली देगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स है H2O, H2S डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर, देन वी हैव H2Se सेलेनियम एंड देन वी हैव H2Te टेल्यूरियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटम की साइज बढ़ रही है,
जब साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो एज वी आर गोइंग डाउन द बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो जब बॉन्ड एनर्जी सबसे वीक किस में होगी, H2TE में होगी, तो ये सबसे इजीली टूट करके हमें हाइड्रोजन देगा, और सबसे इजीली हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, H2TE से मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई H2TE इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2TE is the strongest reducing agent. Next question is 66. It says hydrolysis of XX5- yields, जहाँ पे X- है smaller halogen and X is the bigger halogen. तो XX5- यहाँ पे जो bigger halogen X है उसका oxidation state होगा +5, ये +5 में है, और smaller halogen X- ये -1 में है। और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस, तो जो लार्जर हेलोजन है या फिर जो X है यहाँ पे बिगर हेलोजन है, ये बनाता है ऑक्सी एसिड, और जो स्मॉलर हेलोजन X- है ये बनाता है हाइड्रासिड या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि XX5- का करवा रहे हैं हम हाइड्रोलाइसिस, तो जो स्मॉलर हेलोजन है X- बनाएगा हाइड्रासिड, तो ये बन जाएगा HX-, तो ये बन गया हाइड्रासिड, और जो बिगर हेलोजन है X ये बनाएगा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के अंदर X का ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +5, तो ये बनाएगा HXO3। तो इस ऑक्सी एसिड के अंदर में X है +5 के अंदर, तो इसलिए ये वाला बनेगा ऑक्सी एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा HX- + HXO3, और ये दिया है ऑप्शन बी में, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 67 में देखोगे, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा है कौन इनकरेक्ट, राइट। पूछा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री दिखा दिया था। 3 डिग्री में क्या होगा, ये 3 डिग्री में आपके पास जो है, अगर आप ऐसे लेते हो हिंसबर्ग रिएजेंट और इसमें 3 डिग्री करते हो, तो 3 डिग्री के पास ये जो है ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन यानी H+ प्रोटॉन निकालने के लिए नहीं बचेगा अगर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो, इसलिए ये रिएक्शन देगा ही नहीं। और जब रिएक्शन ही नहीं देगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब इसमें अगर आप बेस डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ये कैसा होगा। तो बेस डालोगे तो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा वो चेक करना पड़ेगा। तो इतना हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि NCERT में दिया नहीं है इतना। हालांकि आप देख सकते हो कि आप इसमें एसिड मिला दो तो क्या हो जाएगा, एसिड मिलाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, तो एसिड देख के टेस्ट कर लोगे आप। लेकिन चूंकि यहाँ पर NCERT में सिर्फ बेस के साथ दिया और NCERT में इसी तरह से लिखा है कि भाई ये रिएक्शन नहीं देगा, तो नहीं देगा तो हम लोग बोलेंगे नो रिएक्शन, तो इससे डिटेक्ट हो जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या होता है मैंने जस्ट पीछे आपको बता रखा है। तो मतलब ये सही बात है। फिनॉल डज नॉट गिव लुकस टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। जो लुकस टेस्ट है वो कौन देते हैं, आपके एल्कोहल्स देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो फिनॉल से तो OH निकलेगा नहीं, क्योंकि किस में जा रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वो टेस्ट नहीं देगा। मतलब ये भी सही बात है। फिर फिनॉल एंड एल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 मिलाते हो, अगर आप न्यूट्रल FeCl3 मिलाते हो तो क्या होता है, तो यहाँ से जो है ये वायलेट कलर देता है। कैसा कलर देता है, वायलेट। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PHO थ्राइस Fe, इसकी वजह से, और इस वजह से आपको डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये भी सही बात है। तो आपसे पूछा था इनकरेक्ट, बोल रहा है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस गिव कार्बाइलमाइन रिएक्शन। बिल्कुल गलत बात है। 1 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वही क्या करते हैं, आपके कार्बाइलमाइन टेस्ट देते हैं, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा। तो 1 डिग्री की वजह से फॉल इसमें आएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, यानी 67 का आंसर जो है ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 68, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल बेस्ड, यानी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये नहीं कि आपको हमेशा ज़रूरी नहीं कि कॉन्सेप्चुअल आ जाए, तो इस तरह के चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है। इसलिए जो एग्जाम्पल्स में जो आपके NCERT में आप देखोगे लास्ट में एप्लीकेशंस लिखे होते हैं, एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, यूजेस लिखे होते हैं, आप उनको ज़रूर से पढ़िए। वहाँ से क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है कि एनिलीन जो है वो आपको कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। तो एनिलीन जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज इन मेकिंग एजोडाइज, है ना। एनिलीन में कैसा होता है, येलो डाई का फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम के साथ रिएक्शन कराने पर। तो आप बोलोगे ए का जो है ये करेक्ट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
नाइट्रोबेंजीन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वो क्या करता है AlCl3 को इजीली डिसॉल्व कर लेता है, तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। तो बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देन सल्फानिलामाइड जो है ये सल्फा ड्रग में काम आता है, और सल्फा ड्रग कहाँ काम आता है, एंटीबायोटिक्स की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सी जो है इसका बी हो जाएगा। और ट्राइनाइट्रोटैलिन जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में TNT, है ना, तो TNT कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, TNT एज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव्स, तो हम लोग बोलेंगे डी जो है इसका डी हो जाएगा। तो आंसर ढूंढना है अपने को ACBD, तो हम लोग देखते हैं ACBD एक ही ऑप्शन है ना, चलो ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Next question is section 9. It says rhombic sulfur transforms to monoclinic sulfur when heated above. So ये दोनों है allotropes of sulfur, और इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है S rhombic और S monoclinic, the transition temperature is 369 Kelvin. तो इस टेम्परेचर पे both the phases are in equilibrium with each other, और अगर टेम्परेचर को हम 369 Kelvin के बियॉन्ड हीट करेंगे तो it will convert to S monoclinic या monoclinic sulfur। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए 369 Kelvin। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। इट सेज राउंड शेप ऑफ S8 मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, और ऑप्शंस में दिए हैं रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, और हमें याद रखना है कि दोनों ही एलोट्रोप्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 होता है, एंड दोनों का ही शेप है साइक्लिक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। सो इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ S8, और दोनों का ही शेप यही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, यानी RNH2 1 डिग्री अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म और प्लस KOH। अगर आप ये कराओगे तो इससे जो बनता है वो बनता है RNC, और इस RNC के फाउल स्मेल की वजह से, बदबू की वजह से आप पता कर लेते हो कि हाँ ये 1 डिग्री अमाइन है, राइट। तो मतलब स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर बोलता है कि इसमें जो कार्बीन है वो मिथाइलिन बनता है। वो क्या बनता है, मिथाइलिन। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा सर KOH से, तो इससे हम लोगों को जो कार्बन मिलता है वो क्या मिलता है, CCl2 मिलता है। क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, यानी असर्शन सही है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे तो इसमें पूछा है कंपाउंड है X, ठीक है, X कंपाउंड है जो दिया हुआ है CH3S9N। बोल रहा है रिएक्शन करा C6H5SO2Cl, यानी हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन कराया। तो बोल रहा है कि यहाँ से एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला, एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला, और अगर उसमें NaOH डाला गया, NaOH डाला गया, यानी कोई भी अल्कली, मैंने NaOH ले लिया, अल्कली लिखा है ना, तो इससे मिल रहा है X, जो कि अच्छा X नहीं इनसॉल्युबल बोला, जो मिल रहा है वो इनसॉल्युबल है ना। तो ये जो कंपाउंड है ये पूछ रहा है कौन है, इसी को X माना है, और बोल रहा है ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा देर पहले भी इस तरह का है ना, कि अगर इनसॉल्युबल है और पहले कंपाउंड बना था सॉलिड कंपाउंड, इसका मतलब ये कितना डिग्री रहा होगा बताओ। अगर 1 डिग्री होता तो ये सॉल्युबल होता, क्योंकि हिंसबर्ग एजेंट यूज़ कर रहा है, तो ये सॉल्युबल होना चाहिए था। इनसॉल्युबल यानी कितना डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। तो इससे आपको इतना समझ में आता है कि ये 2 डिग्री अमाइन है। तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, 2 डिग्री अमाइन कितना दिया हुआ है। आपके पास 2 डिग्री अमाइन किस में दिया हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर, तो यहाँ से बी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोइनेज मेटल्स। तो कोइनेज मेटल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, बिकॉज दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, और ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 11 में प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रुप 11। इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर कोइनेज मेटल्स। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। इट सेज व्हिच कैटायन गिव्स ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट। सो ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस, और फ्लेम टेस्ट के कलर्स हमें याद रखने हैं। जैसे कि ऑप्शन ए हमें दिया है सोडियम आयन, और Na+ का फ्लेम टेस्ट में कलर आता है गोल्डन येलो, लेकिन हमें चाहिए ग्रीन कलर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में वी हैव कैल्शियम 2+ आयन, और कैल्शियम का कलर आता है ब्रिक रेड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में वी हैव
बेरियम आयन, और बेरियम आयन का फ्लेम टेस्ट में कलर होता है ग्रीन कलर या फिर एप्पल ग्रीन कलर। तो यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी में वी हैव के प्लस पोटेशियम आयन, इसका कलर होता है लाइलैक। सो ये आंसर नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। इट सेज which ion gives blood red color with KSCN। तो हमारे पास है पोटेशियम थायोसाइनेट, और हमें याद रखना है कि थायोसाइनेट आयन जो है वो फेरिक आयन के साथ में बनाता है FeSCN3 सॉल्यूशन, और FeSCN3 का जो सॉल्यूशन है इट इज ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन। इट्स अ ब्लड रेड सॉल्यूशन। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फेरिक आयन गिव्स ब्लड रेड कलर विद KSCN। बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि इसमें क्या है PHC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें डाला गया है OH माइनस और H2। मीडियम बेसिक है। तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया गया। ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हाइड्रोलिसिस कैसा कराया गया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया गया है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड बनता है। क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया, और Br2KOH यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन करा रहा है, वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि इसको निकाल दो, NH2 लगा दो, यहाँ से क्या बन जाएगा, PH NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है अपने पास वो क्या आ जाएगा, PH NH2 आ जाएगा। तो बी जो है वो PH NH2 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर से कौन एक्सप्लेन हो सकता है। ग्लूकोज फॉर्म साइनोहाइड्रिन विद HCN। ये आप बिना साइक्लिक के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। CHO है, CHOH 4 बार, और CH2H, राइट, ये ग्लूकोज। तो अगर आप यहाँ CHO में इसमें आप क्या डालते हो, HCN डालते हो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इस पे आ जाएगा C पे, एक आ जाएगा OH, और एक आ जाएगा CN, और एक तो H, और फिर बाकी वही सेम CHOH होल 4 और CH2H। तो क्या बन गया यहाँ से, साइनोहाइड्रिन बन गया। यानी ये तो बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर बोल रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन, जो आप यहीं से बता सकते हो कि अगर इसमें आप हाइड्रोक्सिल अमाइन डाल दो NH2OH, तो क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ क्या हो जाएगा CHOH होल 4 और CH2OH। तो क्या इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। और ये कैसे हो रहा है आप समझ रहे हो ना। मैं एक काम करता हूँ, देखो CHO कैसे लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा C डबल बॉन्ड O और H, है ना। तो यहाँ से CN माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके इस पे O माइनस कर देगा, और उस पे OH प्लस आ जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा जो उस पर आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए NaCN भी चाहिए होता है, वो बात अलग है। रिएक्शन को आप कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हो NaCN का, लेकिन ठीक है अभी यहाँ पर हम लोग HCN से बात कर रहे हैं, तो हम लोग CN अटैक कराया, O पे H आ गया, देखो ये बन गया। और इसमें क्या होता था, ट्रिक क्या होता था कि यहाँ से क्या करो, इसमें से ऑक्सीजन निकालो, इसमें से हाइड्रोजन निकालो और N से जोड़ दो, तो ये ट्रिक होता था। तो यहाँ से NOH बन जाएगा, तो इससे जो बन गया ये क्या बन गया आपका, आप बोलोगे ऑक्साइन बन गया। तो ये तो बात सही है, लेकिन क्या इसके लिए साइक्लिक की ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन जैसा ही आप बात करते हो पेंटाइसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। पेंटाइसिटेट जो ग्लूकोज का है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जबकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो पेंटाइसिटेट अगर आप बनाओगे, है ना, अगर आप इसमें रिएक्शन कराते हो किससे, एसिटिक एसिड से, जैसे कराते हो एसिटिक एसिड से, तो CH3CO होल ट्वाइस और O है, ठीक है। तो इससे अगर रिएक्शन कराते हो कितने, तो जितनी बार रिएक्शन है वो उतनी बार रिएक्शन करेगा अल्कोहल से। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर तो CHO रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH, और ये लोन पर अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, है ना। एक काम करता हूँ मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ से क्या होगा बताओ, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 है, राइट। तो ये लोन पेयर जो है ये जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ऐसे ही सारे ऑक्सीजन वाले लोन पेयर अटैक करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, स्टरीफिकेशन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, CH पे कौन जुड़ जाएगा आपके पास, CH है, OH इस पर अटैक किया तो क्या होगा, H प्लस निकलेगा, तो कौन जुड़ेगा बताओ, O C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसा कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ऐसा कितनी बार जुड़ा है, यहाँ से 4 बार, और एक नीचे से जुड़ा, तो यहाँ से हो गया CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट, ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये जो बना है, अगर मैं इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को लूँ, साइक्लिक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर मैं इसी रिएक्शन में अगर मैं यहाँ से क्या डाल दूँ, इसमें अगर रिएक्शन में डाल दें, अगर हम लोग क्या बोला गया है कि हाइड्रोक्सिल अमाइन डाल दें, NH2OH डाल दें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर यहाँ से इसको हटा के ये बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखा गया
कि ये नहीं होता है, रिएक्शन नहीं देता है। अब ये तो गड़बड़ वाली बात है कि रिएक्शन क्यों नहीं दिया। रिएक्शन तो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर CHO था तो यहाँ प्रेजेंट हुआ, यहाँ भी CHO प्रेजेंट है तो रिएक्शन तो होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास कोई फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता ही नहीं है। और ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या होगा आपके पास, मान लेते हैं मैं अल्फा वाला कंसिडर कर रहा हूँ ग्लूकोज को, तो मैं यहाँ से इस तरह से बनाऊँगा, ये H है, ये OH, इधर OH, इधर H, देन इस तरीके से आपका H OH, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये H और इन दोनों से कनेक्ट हुआ है ऑक्सीजन, राइट। और यहाँ क्या है CH2H। अब ज़रा सोचो कि अगर मैं यहाँ से पेंटाएसिटेट बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH और ये 5 OH, तो पेंटाएसिटेट तो बन जाएगा, यानी यहाँ से पेंटाएसिटेट तो बन जाएगा। लेकिन अब जरा सोचो कि अगर मैं यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड CH3 जोड़ दूँ, तो क्या ये अब यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है कि आपको? नहीं। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब ये है सर कि अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा अगर आप इसमें क्या डालोगे, NH2OH। यानी ये कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? इसका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर पाएगा। इस वजह से जो है ये बिल्कुल सही बात है और ये NCERT का लाइन है, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप पढ़ना, 3 पॉइंट्स वहाँ पर लिखे हैं, तो ये आपको ये लाइन वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से आप जरूर पढ़िएगा। और फिर लास्ट बोलता है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। ये सिंपल है, ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ ग्लूकोज के साथ, तो क्या होगा, ग्लूकोज अगर इसमें डालोगे आप तो आप क्या होगा, नीचे CH2H COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर COH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऊपर से दूसरी चीज़ यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से ग्लूकोनिक एसिड लिखा है, ये तो गलत ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड थोड़ी ना मिलता है, सैकरिक एसिड मिलता है, क्योंकि ऊपर भी COH आएगा और नीचे भी COH आएगा अगर आप क्या डालोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर यूज़ करते तो क्या होता, तब उस केस में आपके पास ऊपर जो आता वो क्या आता, COH, लेकिन नीचे CH2OH रहता, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, राइट। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर वो साइक्लिक को कौन एक्सप्लेन करता है, C वाला, क्योंकि पेंटाएसिटेट भी बन जाएगा और आगे रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। और इसी वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे, अदरवाइज आपने इसको इस तरीके से कभी देखा ही नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो आप वापस से इसको एक बार और जरूर देखो और समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या समझाया और किस तरीके से समझाया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78. इट सेज नेस्लस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। सो नेस्लस रिएजेंट होता है KOH प्लस K2HgI4। ये है नेस्लस रिएजेंट और हमें याद रखना है इट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग और द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के साथ जब हम करवाते हैं नेस्लस रिएजेंट की रिएक्शन तो बनता है एक ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ HgO.Hg NH2I। सो दिस इज अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, इसे कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। सो नेस्लस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट NH4+ या फिर अमोनियम कैटायन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79. It says when K2Cr2O7 is heated with concentrated H2SO4 and soluble chloride such as KCl, और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये क्लोराइड आयन की टेस्टिंग की बहुत ही फेमस रिएक्शन है विच इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो सोल्यूबल क्लोराइड है KCl, जब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सॉलिड K2Cr2O7 और इसमें मिलाएंगे हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि डीप रेड कलर्स के वेपर निकलते हैं। डीप रेड वेपर निकलता है विच इज CrO2Cl2 विच इज क्रोमाइल क्लोराइड। सो ये डीप रेड वेपर्स होते हैं ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड वेपर्स ऑफ CrO2Cl2 आर इवोल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80. इट सेज विच ग्रुप रिएजेंट प्रेसिपिटेट्स ग्रुप 1 कैटायंस। तो ये क्वेश्चन है कैटायंस की कंफर्मेटरी टेस्टिंग का, और कैटायंस में जो ग्रुप 1 है उसके लिए ग्रुप रिएजेंट हमें याद रखना है, ये होता है डाइल्यूट HCl। तो जैसे कि ग्रुप 1 में हमारे पास होता है लेड आयन Pb2+, तो डाइल्यूट HCl जो कि ग्रुप रिएजेंट है ग्रुप 1 का, ये बनाएगा PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइल्यूट HCl जो कि ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है। ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 81 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। तो एक तो ये याद रहता है, रिएक्शन बेस्ड होता है। ग्लूकोज
में HI डालोगे तो क्या बनेगा, आप ऐसे याद रखो, रेड फास्फोरस HI तो क्या बन जाता है, हेक्सेन बन जाएगा, यानी A का 4 हो जाता है। ये बहुत बार आ चुका है ये सब क्वेश्चन, मैच द कॉलम में मैंने एक साथ दे दिया इसीलिए। ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, अगर ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये कन्वर्ट करता है इसको इसमें, तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोनिक एसिड में, यानी B से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा। तो जो आपका C है इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन अगर आप उसी में देखोगे D HNO3 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करोगे तो क्या ने क्या बोला, ऊपर भी COH, CHO हटा के COH ऑक्सीडाइज हो गया और CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से जो बन गया वो सैकेरिक एसिड बन जाएगा। तो D का जो है यहाँ से 3 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो हम लोग देखेंगे 4 1 2 3 किस में है, 4 4 दो ऑप्शन में है, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर A जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा है ग्लाइसिन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ग्लाइसिन एम्फोटेरिक होता है, ग्लाइसिन कैसा दिखता है, ग्लाइसिन होता है COH NH2 HH। तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, एसिड भी है और बेस भी है, दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो वही चीज़ लिखा भी है, ग्लाइसिन कंटेंस बोथ एसिड एंड बेसिक ग्रुप्स। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन का स्टेटमेंट है HNO3 मेक्स आयरन पैसिव। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आयरन जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड HNO3 से तो आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो आयरन को बना देती है पैसिव या अनरिएक्टिव। सो असर्शन का स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रीजन में दिया है HNO3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लेयर तो बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर तो बनती है, लेकिन किसकी होती है वो ऑक्साइड की लेयर होती है, वो नाइट्रेट की लेयर नहीं होती है। तो रीजन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सो गिवन ऑप्शंस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। इट सेज मिश मेटल कंटेन्स। तो मिश मेटल एक एलॉय होता है ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड आयरन, और इसमें लैंथेनॉइड्स होता है 95% और आयरन होता है 5%। ये हमें याद रखना है वैल्यूज। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, लैंथेनॉइड्स 95% अप्रोक्सीमेटली एंड आयरन 5% अप्रोक्सीमेटली। ये होता है मिश मेटल, मिश मेटल की कॉम्पोजिशन। B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। इट सेज विच ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो हमें ऑप्शंस में मैंगनीज के ऑक्साइड्स दिए हैं और सेम एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं इन जनरल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है इन जनरल। तो ऑप्शन A में हमें दिया है MnO, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऑप्शन B में वी हैव Mn2O7, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। एंड ऑप्शन C में वी हैव Mn2O3, यहाँ पे है +3 में मैंगनीज। एंड देन ऑप्शन D में वी हैव MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैंगनीज +4 में है। तो गिवन ऑप्शंस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, Mn2O7 में है। सो Mn2O7 इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो B विल बी आवर आंसर, Mn2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 86 में देखोगे तो आपको दिखेगा RNA इज डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेन्स। इजी सा क्वेश्चन है, बायो के स्टूडेंट हो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये तो, है ना। बायो मॉलिक्यूल्स में इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स के लिए सब आसान क्वेश्चन होता है कि RNA डिफरेंट है DNA से, कैसे, RNA में क्या होता है। तो RNA में क्या होता है, राइबोज शुगर होते हैं, और क्या होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है, बेसिस का। कौन से बेस का, तो इसमें होता है DNA में थायामीन और उसमें क्या होता है, यूरासिल। तो थायामीन की जगह यूरासिल होता है। बाकी बेसिस कैसे होते हैं, सेम, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सेम होता है। बस फर्क ये होता है कि DNA में क्या आपके पास थायामीन है और RNA में क्या है, यूरासिल है। तो इसमें राइबोज शुगर एंड यूरासिल जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए 86 का जो है B आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 87, डिजीज के ऊपर है। नर्वसनेस एनीमिया इज काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, याद रखने वाली चीज़ है, विटामिन B12 होता है। तो ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन का स्टेटमेंट है SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो ये क्वेश्चन है P ब्लॉक का, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है ये। तो असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि SF6 में सल्फर एटम जो है इट इज सराउंडेड बाय, इट इज स्टेरिकली क्राउडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल सल्फर एटम को अटैक नहीं कर पाता है,
एंड दैट इज व्हाई SF6 इज अनरिएक्टिव, इट इज इनर्ट, और ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन में क्या दिया है, 6F atoms in SF6 prevent the attack of H2O on sulfur atom of SF6। तो रीजन का स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। Next question is 89. It says when MnO2 is fused with KOH, a colored compound is formed. The product and its color are। So MnO2 which is pyrolusite ore या manganese dioxide, जब इसे हम फ्यूज करते हैं with KOH in the presence of any oxidizing agent like O2 या KNO3, तो on fusion हमें याद रखना है it forms K2MnO4 which is potassium manganate। ये +6 में है, ये है potassium manganate and it is a green mass। so ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। so given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, K2MnO4 green। Next question is 90. It says which of the following oxidation state is common for all lanthanides। तो ये lanthanide सीरीज या F ब्लॉक का क्वेश्चन है और हमें याद रखना है कि lanthanide सीरीज के लिए जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो है +3। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, +3। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उम्मीद कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के ज़रूर एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आप जो चीज़ें आपसे नहीं बनी हैं उस पर फोकस कीजिए थोड़ा, और NCERT को थोड़ा अच्छे से रीड कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस करने की आदत डालिए। लाइन बाय लाइन पढ़िए, है ना, ताकि आपको उस प्रोसेस से जो क्वेश्चंस आएँ तो आपसे वो बन जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।